अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और हम यहाँ पे मौजूद हैं एक नई सुबह के साथ, एक नए ख्वाब के साथ, एक नई सोच के साथ। मेरे साथ हैं गजल इशरत और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। जैसे कि हसनैन ने ये बात बोली है कि आज एक नई सुबह है, नया दिन है, लेकिन आज खास दिन भी है। और वो खास दिन क्या है? क्योंकि आज है हसनैन की बर्थडे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियां दे, बहुत कामयाबियां दे, बहुत खुश रखे। और जिस तरह से आप खुद ब्राइट है, इसी तरह आपका दिन भी, आपकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाए। मुझे ये बताएं कि आज के क्या प्लान्स हैं? आज के प्लान्स ये हैं कि सबसे पहले आपके साथ मॉर्निंग शो करना है। हाँ। और उसके साथ केक कब खिलाना है? उसके साथ वो केक लेके आएगा तो इंशाल्लाह हाँ, आपको केक खिलाते ही रहेंगे। और इसके अलावा क्या प्लानिंग्स है? इसके अलावा तो खास प्लान नहीं है। हाँ। जिंदगी की कोई प्लानिंग? जिंदगी की प्लानिंग यही है कि एक साल ज्यादा बड़ा हो गया हूँ। हाँ। और एज क्या होगी वैसे? एज क्या होगी? सच 34 हो गया। ये इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी एज ऑन एयर इस तरह से बताएं, लेकिन हसनैन की एज वाकई 34 है। और वंस अगेन हैप्पीएस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच। मैं यही सोच रहा था कि गजल ने मुझे विश क्यों नहीं किया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे अभी तक विश नहीं हुआ था और माशाल्लाह से इन्होंने ऑनर किया। गजल आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी पहले खुशी जो है ना वो खत्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक अलग खुशी होती थी, दुनिया को बताना था ना मुझे कि आज आपकी बर्थडे है। आपका भी शुक्रिया, हमाद साहब आपका शुक्रिया, सईद साहब जिन्होंने पूरा माहौल क्रिएट किया। थैंक यू सो मच जी। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। सोशल स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मामला तो आपको पता है, बिल्कुल उनको तो हम सेलिब्रेट भी करते रहेंगे, डिग आउट भी करते रहेंगे, लेकिन कुछ डार्कर साइड्स भी हैं, उनका जिक्र हमें करना चाहिए। पाकिस्तान में बेकारियों के हवाले से या फिर गदागरों के हवाले से जो बढ़ती हुई तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक भी इससे परेशान है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले बेकारियों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। वजारत दाखिला की जानिब से एक अहम इंकशाफ सामने आया। 2024 से ताहाल बैरूनी ममालिक से 5400 बेकारियों को मुतबदल किया गया। वजारत दाखिला ने बेदखल पाकिस्तानी बेकारियों की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवाई। पाकिस्तानी बेकारियों को सऊदी अरब, इराक, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और अमान से बदर किया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक 2024 में 4850 पाकिस्तानी बेकारियों को मुल्क बदर किया गया, जिनमें 4498 बेकारी सिर्फ सऊदीया से उनको मुल्क बदर किया गया। अच्छा। इसके अलावा इराक से 242, 55 पाकिस्तानी मलेशिया से और 49 पाकिस्तानी बेकारी मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस अपने मुल्क आए। 2025 में बैरून मुल्क से 552 पाकिस्तानी बेकारी अभी तक मुल्क बदर हो चुके हैं। और इससे कबल वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने उम्रा ज़ायरीन के बेस में 3 खवातीन बेकारियों को भी पकड़ा है। और FIA ने इन खवातीन की इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान इनको गिरफ्तार किया। और चेकिंग के दौरान FIA की टीम को मालूम हुआ कि खवातीन के पास उम्रे के लिए जाने के दौरान रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग नहीं थी। इससे कबल लाहौर एयरपोर्ट से भी काफ़ी खवातीन को पकड़ा गया। अच्छा, मतलब आप जब ये स्टोरी लोगों को बता रहे थे तो मेरे जहन में तो यही बात आ रही थी कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन आर यू शोइंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप दुनिया के सामने क्या अपने आप को शो कर रहे हैं? इतना बेकारीपन, पहले भी कितने ममालिक से आपको मुल्क बदर किया गया है और अब फिर से आप मुल्क बदर हो रहे हैं। थोड़ा सा ख्याल करें। एक तरफ हम जंग में जीत चुके हैं, दुनिया हमारी तारीफ कर रही है, वाह वाह कर रही है, एक तरफ आप बेकारी बन के जा रहे हैं और वहाँ पर जाके अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से सोचें और गवर्नमेंट को भी इस हवाले से मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से आपने बात की थी पाक भारत के हवाले से, तो आपको पता है कि जब ये कशीदगी शुरू हुई हसनैन, तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स थे, जब वो व्लॉगिंग करते थे या मतलब बात करते थे तो बहुत से व्यूज भी आए, बहुत लोगों के सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कितने सब्सक्राइबर PMLN के बढ़े और कितने जो व्यूज उनके आए और कितने PTI के आए। तो ये शेयर करते हैं आपके साथ स्टोरी। एक्स अकाउंट से भारत मुखालिफ 641 ट्वीट जो थी वो पोस्ट की गई थी, जिसमें उनके 4.25 मिलियन व्यूज मिले उनको PTI। हाँ जी हाँ, ये मिले जी PTI को। PTI की मैं बात कर रही हूँ। और PTI के इंडिया को निशाना बनाने वाले ट्वीट्स में 111 थे, जिनमें उनको 9.89 मिलियन व्यूज मिले। जबकि अगर मैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करूं तो उन्होंने सिर्फ 184 पोस्टें की और उनको 24.57 मिलियन व्यूज मिले। जबकि PMLN की 77 पोस्टों को 3.8 मिलियन व्यूज मिले हैं। और मजीद ये भी आपको बता दें कि PTI ने मोदी का जिक्र करते हुए 45 ट्वीट पोस्ट की थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 2 पोस्टें की, जिसको 10,037 व्यूज मिले। PTI के बयानिए में पाकिस्तान के लिए 386 और पाकिस्तान जिंदाबाद की 83 पोस्टें शामिल थी, जिसने PMLN को दोनों जुमरों में पीछे छोड़ दिया है। दैट इज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। वैसे ये स्टोरी आपकी थी और आज मैं उसको उस तरह से पढ़ भी नहीं सका, लेकिन ये देख लीजिए तवाजुन आप ट्वीट्स का।
और ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इतनी ज्यादा ट्वीट्स की पाकिस्तान के हक में की, और जो कशीदगी थी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गवर्नमेंट की, इदारों के साथ उसको बालाए ताक रखते हुए उनके ऑफिशियल अकाउंट से पाकिस्तान को काफी ज्यादा सराहा गया और उसको सपोर्ट किया गया। एंड इसके लिए आपको सबको मुबारकबाद भी और हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार का जंगी जुनून और पाकिस्तान के नफरत का एक और मुंह बोलता सबूत। अच्छा। भारतीय हुकूमत जो अपने आप को एक जमहूरी ताकत होने का दावा करती है, लेकिन पाकिस्तान की नफरत इस हद तक उसमें आ चुकी है कि अपनी आवाम को सच से दूर रखने की कोई कसर नहीं छोड़ती। भारतीय हुकूमत ने OTT और डिजिटल स्ट्रीमिंग पर तमाम पाकिस्तानी मवाद पर पाबंदी लगाने का एक बाज़ाब्ता एडवाइजर जारी कर दिया। अच्छा। और ये एडवाइजरी पाकिस्तान की फिल्म, पाकिस्तान के गाने, वेब सीरीज और बाकी जो पाकिस्तानी मीडिया से मुतालिक जो भी मवाद होगा उसको बंद करने की हिदायत दी गई हैं। और ये भारत का असल चेहरा है। भारत अपने जंगी जुनून और शिकस्त में इतना गिर चुका है कि उसको पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों से भी डर लगना स्टार्ट हो चुका है। और पाकिस्तान को इस अमर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत को अपनी फिल्मों की प्रमोशन में काफी ऑलरेडी नुकसान उठाया भी है, उसको पढ़ भी सकते हैं। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं और यकीनन आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, जहां पर मोदी सरकार को जिस तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनके अपने लोग उनके ऊपर आप ये कहें कि इतनी तनकीद कर रहे हैं कि आपने इतना झूठ हमसे बोला, इतना आपने सच छुपाया। कहाँ है वो इस्लामाबाद को जिसको आपने तबाह किया था, कहाँ है वो लाहौर, कहाँ है वो बंदरगाह, और कहाँ है वो तमाम तरजीहें जिसका दावा आप लोग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी आपने टीवी और वेब सीरीज का बताया कि डर तो पैदा होना ही था, जाहिर है 2 दिनों में, सिर्फ 5 घंटों में जो डर पैदा हुआ वो शायद इससे भी बड़ा था। हकीकत बता रहे थे। हकीकत बता रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी हसन नवाज साहब, जिनको आप जानते हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उनके बरतानिया में तमाम तर जो कारोबार हैं वो ठप हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और तमाम कंपनियां भी उनकी तहलील कर दी गई हैं। हसन नवाज 7 कंपनीज के डायरेक्टर थे, ये भी सुन लें आप। और हसन नवाज को बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर भी करार दिया जा चुका है और उन पर बरतानवी हुकूमत की जानिब से 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना भी आयद किया गया था इससे पहले। और अप्रैल की अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो बैंक करप्ट भी करार दिए जा चुके हैं। और हसन नवाज की बड़ी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड भी तहलील हो गई है, जबकि 2007 से कायम कंपनी जो उनकी थी वो 20 मई को उनको तहलील कर दिया गया था उस कंपनी को। और हसन नवाज की 4 कंपनीज दिसंबर 2024 में तहलील हो गई थी। हसन नवाज अब किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है। वाओ, दैट इज वेरी अमेजिंग। आपने बड़ी डिटेल के साथ बताया और उनके 7 कंपनीज के वो डायरेक्टर थे और 7 कंपनीज के डायरेक्टरशिप से उनको हाथ धोना पड़ा और बड़ा भारी जुर्माना भी उनको बरतानिया में किया गया। इसकी मजीद डिटेल्स भी हम लाएंगे, जैसे जैसे शेयर की जाएगी। 7 कंपनीज के डायरेक्टरशिप से इनको निकाला गया, क्या कुछ हुआ बैक एंड पे, उसको भी इंशाल्लाह हम आपके सामने जरूर रखेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा गजल, प्लास्टिक के फुजले की जब भी बात होती है तो ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो शायद समंदर हमारे थोड़ा सा दूर है, समंदर में कराची वाले लोग ही देख सकते हैं। जो यूरोप है ना, वहाँ पे समंदरों के ऊपर बाकायदा कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्लास्टिक की तय होती है, क्योंकि ये ज़ाया नहीं होती, ये समुद्र के ऊपर होती है। आज इस हवाले से हमारे पास स्टोरी है। प्लास्टिक का फुजला ये एक मसला बनता जा रहा है, माहौलियाती नुकसान और समुद्री मखलूक के लिए खतरे का बायस बनता है, मगर अब हमें ऐसा लगता है कि इस सब में सब कुछ तब्दील होने वाला है। जापानीज की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक ऐसा प्लास्टिक तैयार किया जो समंदर में घंटों के अंदर गायब हो जाता है और मिट्टी की सेहत को भी बढ़ा देता है। पहले ये खतरनाक था, अब ये अच्छा हो रहा है। और इस अमल में सिर्फ इस अमल की अगर बात की जाए तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। और जापान में रिकनिक सेंटर फॉर इमरजेंट मेटर साइंस के वकील ने एक इनकलाबी बायोडिग्रेड प्लास्टिक डिज़ाइन किया है जो समुद्री पानी में गल जाता है। इस प्लास्टिक का मवाद भी मजबूत है और इसे मुख्तलिफ तरीकों के साथ इस्तेमाल करके एडजस्ट भी किया जा सकता है, जैसे कि तिबी आलात हैं, उनकी पैकेजिंग मटेरियल है। इस प्लास्टिक की खास खूबी इसकी साख्त में पाई जाती है जो खाने के लिए महफूज अज्जा पर भी मुश्तमिल है। इसका मतलब यह है कि इस्तेमाल शुदा मवाद गैर जहरीला है और मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल के लिए महफूज है। प्लास्टिक की आम खुसूसियत कुदरती माहौल में तेजी से इन्हतात पजीर होने की सलाहियत है और जो रवायती प्लास्टिक के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज है जो उसको हल करती है। और जो तवील अरसे तक माहौल में गलते रहते थे, अब उनको भी हल करने के लिए जापानीज ने उनका तोड़ निकाल लिया। मतलब आप देखें कि प्लास्टिक जिसके हवाले से हम बात करते हैं कि कितना नुकसानदेह है, लेकिन साइंसदानों की तो क्या ही बात है, वो कुछ भी कर सकते
सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उसकी पॉजिटिविटी भी दिखा सकते हैं, उसकी नेगेटिविटी भी दिखा सकते हैं, और ये हमने आपके साथ शेयर कर लिया। नींद की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आगे बढ़कर अब, क्योंकि प्लास्टिक की बात हो गई, पानी की बात हो गई, समुद्र की बात हो गई, तो साथ फिर नींद भी आती है जब इस तरह का अच्छा मौसम होता है, जब पानी की बात होती है। तो नींद की मैं आपसे अगर बात शेयर करूं तो नींद, इंसान कहता है कि इंसान को नींद कहीं भी आ जाती है, यहाँ बैठे बैठे हमें आ जाती है, मुझे भी आ रही है। बिल्कुल, कभी हमें मेकअप रूम में आ जाती है, कभी घर में आ जाती है, कभी काम करते हुए आ जाती है। और आपको पता है कि हर इंसान के लिए 8 घंटे की नीड होती है ना, नींद, कितने डॉक्टर्स के साथ हमने बात की, लेकिन एक ऐसी मखलूक भी पाई जाती है दुनिया में जो 10 से 11 घंटे तक अपनी सिर्फ नींद ही पूरी करती रहती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल अयाशी होती है उनकी, और बजाय हमें ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि ऐसी ही एक मखलूक के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि वो समुद्री मखलूक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो एक दिन में 10 से 11 घंटे जो है वो अपनी नींद पूरी करते हैं। और एक नई तहकीक से ये भी पता चला है कि पेंगुइन जो एक दिन के दौरान हजारों बार सोते हैं, 10,000 बार। आप मतलब कैन यू इमेजिन कि 10,000 बार कौन सोता है? वो पेंगुइन है जो सोता है। और जानवरों के सोने के अंदाज में एक वसी रेंज होती है, लेकिन पेंगुइन बिखरी हुई नींद का रिकॉर्ड ले लेते हैं, और ये रोजाना 10,000 मरतबा 4 सेकंड की झपकी लेते हैं। हाँ। मतलब ये सेकंडों की झपकी है, इन्होंने ली, फ्रेश हो गए, वापस सो गए। जी हाँ, ये मुझे तो लगता है कि कई समुद्र में भी इस सोते रहते तरह होंगे, सो के झपकी लेके उठ है ना। 4 सेकंड की है। हाँ, 4 सेकंड की है, फिर कोई आता होगा, फिर 4 सेकंड लिए और फिर वापस। तो जी एक दिन में 11 घंटे तक आराम करने का इनको मौका मिल जाता है, और किसी को पता भी नहीं चलता। मजे की बात ये है कि कोई मतलब इनको अगर शिकार करने भी आ रहा है, निशाना बनाने आ रहा है, तो इनको किसी को पता नहीं चलेगा कि सो रहे हैं कुछ। वैसे ये सोचे कि पेंगुइन अगर एंकर होते तो फिर क्या होता? एंकर होते तो फिर बात करते करते इस तरह करते सो जाते। 10,000 घंटे, मतलब आप सोचे ना, 10,000 बार सोना और फिर जागना, और छोटी सी 4 सेकंड की झपकी लेना और फिर सो जाना। तो एंकर होते तो फिर सभी सो जाते। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन ज़ात मुकाबला बहुत ही सख्त है और वक्त कम है। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। तंजानिया की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ एक मशहूर और पुरस्कार झील है। एक अरसे से ये मुअम्मा बन रही है, क्योंकि इस झील में जाने वाले अक्सर जानवर फौरी तौर पर मर जाते हैं और वहाँ इस तरह रुक जाते हैं कि गोया वो मुंजमद हो गए, जिस तरह आप बुत बन जाते हैं ना, उस तरह हो जाते हैं अगर उस झील में जानवर चले जाएं। इस झील का नाम नेट्रॉन झील है, और यहाँ पे फ्लेमिंग परिंदे मिलाप करते हैं, लेकिन ये परिंदे भी किनारे पर ही रहते हैं, क्योंकि नमकीन झील गहराई में इन्हें हमेशा के लिए साख्त बना सकती है। जैसे ही कोई जानवर या परिंदा इस झील में गिर जाए तो वो फौरी तौर पर मर जाता है, और बहुत तेजी से इसका जिस्म नमक ज़दा हो जाता है, और अगर ऐसा लगता है कि गोया वो पत्थर की तरह का हो चुका है। अगर झील की मजीद बात की जाए तो झील का औसत दर्जा हरारत सिर्फ 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा नहीं है, जिसमें ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से झील गहरी सुर्ख रंगत में दिखाई देती है, लेकिन इसमें अलकाई कैफियत और भरपूर नमक होने के बावजूद की वजह से इसे मजीद पुरस्कार बनाता है, और इस अरसे तक झील को आसेबी और पुरस्कार समझा जाता है। लेकिन यहाँ के किनारे भी नमक के जो बड़े बड़े पत्थर है ना, उसके साथ वो बड़े होते हैं, और नमक की ज्यादती और किसी मछली की अदम मौजूदगी से इसे जानलेवा बनाती है। और झील की इस कैफियत की वजह करीबी आतिशफशां पहाड़ हैं, ताहम झील किनारे पर बड़ी तादाद में मरी हुई चमगादड़ें, परिंदे देखे जा सकते हैं, लेकिन इस झील में 19,000 साल की तारीख में यहाँ पे मौजूद है कि ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल, मतलब आप देखें कि जब चमगादड़ें मरी हुई होंगी तो शुरू में जो आप बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, फिर वो इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाता होगा। लेकिन देखिए कि किस तरह की ये चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि जब हम हैरान होते हैं तो आप लोग भी हैरान होकर सुने और देखें कि दुनिया में कैसी कैसी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज, और सोशल स्टोरीज का हमारा सेगमेंट खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद होगी। बीच में हसनैन की बर्थडे भी हुई थी, वो भी आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कौम के ऐसे एक बहादुर नौजवान की जिसने क्राइम फाइटर होने के साथ साथ थैलीसीमिया जैसी बीमारियों के खिलाफ भी जंग लड़ने का फैसला किया। और उन्होंने गुज़श्ता 3.5 सालों में 72,000 से ज़्यादा खून के एहतियात इकट्ठे किए हैं
और उनके इकट्ठे किए गए खून के जो अतियात हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं। और मैं बात कर रही हूँ इमरान अब्बास साहब की, जिन्होंने पुलिस में फ़राइज़ सर अंजाम देने के साथ साथ थैलेसीमिया जैसी बीमारी के खिलाफ भी जंग लड़ने का फैसला किया। और ये फैसला उन्होंने क्यों किया, कब किया, कितने एहतियात वो इस वक्त इकट्ठे कर चुके हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या चैलेंजेस उनको पेश आए, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है। और हालिया दिनों में उनकी आईजी पंजाब उस्मान भी मुलाकात हुई है। सर थैंक यू सो मच हो जाएगा सिमरान भाई। और आप कौम का फ़ख्र भी हैं, डीएसपी गुजरांवाला होने के साथ साथ इतना ज़बरदस्त काम करें। सबसे पहले तो मुझे आगाज़ में ये बताइएगा कि वैसे हमारी पुलिस के पास तो इतना टाइम होता नहीं है, केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि आप ऐसी मोहलिक बीमारी के खिलाफ जंग का आगाज़ करें? जी बहुत शुक्रिया एबीएन न्यूज़ इस्लाम पाकिस्तान। गुजारिश ये है कि असल में एक शिकवा था जो मैं आपको बयान करता चलूँ कि मैं जो कोई पुलिस ऑफिसर हूँ, तो कहीं से मैं मूव कर रहा था तो एक खातून जो कि खुदकशी की उसने अटेम्प्ट की थी। तो जब उससे मैंने थोड़ा सा प्रोव किया, उससे पूछताछ की, तो उसने बड़ा दुख उसके चेहरे पे भी था और उनके आंसू में आंसू थे। और उसने बात बयान यही की, उसने कहा कि मेरा बेटा लास्ट 12 साल से थैलेसीमिया फाइटर था। मैं करिया लोगों से मिन्नतें करती रही कि उसके लिए ब्लड दें, लेकिन मैं पॉसिबल हद तक ब्लड तो उसे प्रोवाइड करती रही, लेकिन अब मैं थक गई थी। मैं बड़ी कोशिश के बावजूद से ब्लड प्रोवाइड नहीं कर सकी। और मेरा बच्चा चंद दिन पहले जिसकी डेथ हो गई है, अगर मेरे इर्द गिर्द के इंसान चाहते, कोशिश करते, तो मेरा बच्चा मजीद 10-15 साल जिंदा रह सकता था। अगर मैं चाहती थी कि मुझे मेरे इर्द गिर्द लोग मुझे जिंदगी दें, लेकिन मुझे किसी ने ब्लड नहीं दिया। उसकी उसकी उसका करब, उसकी दुख, और उस दुख के बाद वो खुदकशी जो अटेम्प्ट कर रही थी, इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं था कौम के लिए, इससे बड़ा मैसेज नहीं था इंसानियत के लिए। तो उसके बाद मैंने ये बात जो ये परेशानी थी वो अपने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब डॉक्टर अनवर साहब, सुमान अनवर साहब से डिस्कस की। तो वो बड़े से इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि आप अपनी डिवीजन लेवल पे, गुजरांवाला लेवल पे इसका इनिशिएटिव लें और कोशिश करें कि जितनी भी थैलेसीमिया की से फाइट करने वाली फाउंडेशंस हैं उनको ब्लड प्रोवाइड करें। इसे हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलेंगे। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो इसको फर्दर हम इनहेंस कर लेंगे पूरे पंजाब तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-3.5 साल से जब से इस पे काम शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं समझता हूँ कि इसमें खास तौर पे जो आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है, अगर हम अपने प्रोफेशन से लायल होकर लोगों को डिलीवर कर रहे होते हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे होते हैं, अपने प्रोफेशन से इंसाफ के साथ काम कर रहे होते हैं, तो लोग भी फिर अच्छा रिस्पांस देते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना जो हमने 72,000 ब्लड बैग्स इकट्ठे किए हैं, इसमें मेरे पुलिस अफसर और प्रोफेशनल पुलिस अफसर होने का भी मैटर है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो मोटिवेशन है, जो इंकरेजमेंट थी, वो हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की थी, जो कि हमेशा ही इस तरह के कामों में आगे आगे होते हैं। उनकी तरफ से हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपने लोगों को आसानियां और उनके दुख कम करने की कोशिश करें। जी अच्छा इमरान अब्बास साहब, जिस तरह से आपने अभी बताया, पूरी मतलब एक स्टोरी के साथ आपने लिंक करके बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे आप जैसे बाहिम्मत लोग हैं ना, वो हम सब के लिए मशवरे ले रहा है कि जिस तरह से आप ये लोग काम करें, और हमारा काम है जिस हद तक हम आपको सपोर्ट कर सकें या जितना आपको सराह सकें। मुझे ये बताएगा कि जो फिगर्स अभी मैंने अपने इंट्रो में बताए थे 72,000 वाले, क्या वो एग्जैक्ट फिगर थे या फिर इससे ज्यादा एहतियात इकट्ठे हो चुके हैं? और उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को जाते हैं ये? हाँ जी, जो लोकेलिटी की इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये ब्लड बैग जाते हैं। उसके अलावा चूंकि मैं जो जितनी फाउंडेशंस हैं उनके पास मेरा नंबर है, जिसको भी ब्लड चाहिए होता है वो मुझसे रब्ता करता है और मैं फिर उसका कैंप का इनेकाद करता हूँ। हम एवरेज हर हफ्ते तकरीबन 350 से 400 बैग ब्लड बैग्स डोनेट करवा रहे होते हैं। अगर मैं उसमें हिस्सा देखूं तो सबसे बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन तो उसमें समझता हूँ कि पंजाब पुलिस की है, जो हम मिलजुल के कोशिश करते हैं। जैसे कि हदायत हैं जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की, लेकिन उससे एक बड़ा थोड़ी सी मैं गुजारिश करूँ कि गुजरांवाला चूँकि वैसे ही भी पहलवानों का शहर है और पहलवान उस वही होता है जिसमें खून होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाले के लोग वैसे ही बड़े कुर्बानी देने वाले हैं। तो इसका एक फैक्टर ये भी है, वो है गुजरांवाले के लोग जो ब्लड इतना प्रोवाइड करते हैं, इतना डोनेट करते हैं कि हमें कभी भी कोई कम से कम इन बच्चों के लिए कभी कोई शॉर्टेज फील नहीं होती। जिसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको बता देता हूँ कि रमज़ान से पहले आम तौर पे रमज़ान में चूंकि फास्टिंग की वजह से, रोज़े की वजह से मुसलमानों को ब्लड देना थोड़ा मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो वो रमज़ान से पहले हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छा कैंप इनेकाद कर लें ताकि रमज़ान का जो सारा स्टॉक है वो इकट्ठा हो जाए। तो एक अपील पे, एक गुजारिश पे और सिर्फ हमारा वो काम देख के हमने अपील की
तो गुजरांवाला के मेन जिन्ना स्टेडियम में अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग ब्लड देने आए, डोनेट करने आए। मौसम वेदर की खराबी के बावजूद तकरीबन 1500 ब्लड बैग्स एक दिन में इकट्ठा हो गए। और मैंने, आप सोच नहीं सकते कि इतने इस तरह के सीन देखे हैं कि जब कोई बच्चे छोटे छोटे ब्लड डोनेट करने आते हैं और जब उन्हें साइड पे करते हैं कि आपसे ब्लड नहीं लेना, आप अंडर एज है, तो वो रो रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी कुर्बानी देने वाली कौम, इतने अच्छे लोग कि, लेकिन सिर्फ ये है कि हम इस बात को ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर ले, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 1.5 लाख के करीब थैलेसीमिया फाइटर हैं पाकिस्तान में। और अगर हम मखसूस एरियाज में कोशिश करके ब्लड प्रोवाइड कर भी रहे हैं, तो बड़े सारे नेगलेक्टेड एरियाज हैं जहां ब्लड की कमी की वजह से डेथ रेट कंपैरेटिवली ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा इमरान, मुझे ये भी बताइएगा कि पुलिस फोर्स में होने की वजह से आपको फायदा बड़ा हो रहा है कि आप जो है वो ये ब्लड कलेक्शन भी कर रहे हैं थैलेसीमिया के खिलाफ जंग, लेकिन मुझे साथ ये बताइए कि पुलिस का काम और फिर ब्लड कलेक्शन दोनों काम इकट्ठे किस तरह से करते हैं? और पुलिस के वाले से जब भी बात होती है ना, तो आवाम सीधी सी बात है डरती भी है पुलिस के पास जाने से। सो इससे पुलिस के इमेज को कितना ज्यादा फायदा हुआ है? शायद वो इमरान अब्बास साहब का हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है, शायद राब्ता बहाल हो गया। सवाल आप दोबारा। अच्छा इमरान साहब, मेरा सवाल ये था कि पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए आप ये कलेक्शन भी करते हैं और डेफिनेटली ये पुलिस के इमेज को भी बेहतर करता होगा। पुलिस के पास वैसे तो लोग जाते हुए काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन अब आपने गुजरांवाला के डीएसपी की हैसियत से एक नई राह पे लगा दिया गुजरांवाला को, इससे पुलिस की इमेज में कितना ज्यादा बेहतरी आई? देख लीजिए, इससे जब पुलिस से लोग डरते हैं, लेकिन अब हमारे कहने पे वो इतना ब्लड डोनेट करने आ जाते हैं। इसमें जो मेजर अभी इनिशिएटिव लिया है जनाब इंस्पेक्टर जनाब पुलिस ने, कि अब हम कोशिश करेंगे कि पुलिस में सिर्फ FIR ना हो, पुलिस में सिर्फ मतलब कि कोई अपनी उस तरह की परेशानी झगड़े के वाली लेके ना आए। अगर किसी को ब्लड भी चाहिए हो, तो वो पंजाब में इस तरह का हम मैकेनिज्म बना रहे हैं। अब देखेंगे अगले 15-20 दिन में कि जब किसी को कहीं से कोई ब्लड नहीं मिलेगा, वो मायूस होगा, वो उसे पुलिस स्टेशन से ब्लड मिलेगा। अभी जितनी भी फाउंडेशंस हैं पंजाब में और जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ को बहुत जल्द बिल्कुल आप लोगों की कोशिश ये होती है कि आप लोग ये ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचाएं और जो नीडी लोग हैं उन तक ये ब्लड जरूर पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच। इमरान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि जिस तरह से वाकया उन्होंने बताया ना कि कितनी वो नीडी थी, और उनकी कोशिश भी यही होती है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि हर घर तक इस तरह जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उन तक ये ब्लड पहुंचे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, उनकी पॉलिसीज के हवाले से, उनके दौरे के हवाले से, क्योंकि सऊदी अरब के साथ $142 बिलियन के माली मुआहदे करने, फिर पाकिस्तान भारत को एक साथ बैठने, फिर ईरान के साथ जोहरी मुआहदों को प्रॉक्सिस की सरपरस्ती से नत्थी करने, और फिर मैं शाम की बात करूं तो शाम पर आए तमाम अमरीकी पाबंदियां खत्म करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मुकम्मल हो चुका है, और मतलब वो कतर पहुंच चुके हैं। और दौरा सऊदी अरब के दौरान $142 अरब के दिफाई मुआहदे हुए हैं और सऊदीया ने अमेरिका से वादा किया है कि वो $600 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। और दोनों में सदर ट्रंप $342 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत भी कर चुके हैं। और अमेरिका की सालसी में होने वाली जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत जंग के नहाने से वापस लौट चुके हैं या फिर नहीं, अभी भी कुछ खदशात मौजूद हैं। और इसके साथ साथ तसादुम बेशक जो होता है ना, उससे इफेक्ट तो होती हैं, चाहे जीत हार तो चलो एक अलग बात है, लेकिन इफेक्ट होती हैं। बिल्कुल। तो अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, असल में क्या वजूहात हैं, इतना इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में क्यों है, ये तमाम तर छोटे छोटे सवालात हैं जो आएंगे। बिल्कुल, आज बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है, जब लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो इनको सुनने का भी दिल करता है। और हमारे जैसे जो तालिब इल्म हैं उनके लिए सीखने के लिए एक यूनिवर्सिटी है। मैं बात कर रहा हूँ अनवर इकबाल साहब की। अनवर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर, ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका। सर, स्ट्रेट अवे आपसे ये सवाल करूंगा, क्योंकि आपसे जब भी हमारी मुलाकात होती थी ABN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे, आप भी रियलिस्टिक बातें करते थे, हम भी रियलिस्टिक बातें करते थे। और जब स्पेशली ट्रंप बने तो हमारा ये शायद पूरी कौम का जो रियलिस्टिक लोग बात करते थे, उनका ये मानना था कि ट्रंप शायद पाकिस्तान के ऊपर तो इतनी तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन ऑल ऑफ द सडन इस जंग की वजह से आई थिंक पाकिस्तान रेलिवेंट हो चुका है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान रेलिवेंट है, और पाकिस्तान रेलिवेंट था, कम था, ज़्यादा हो गया है। और यहाँ एक वो हैं थिंक टैंक से वाबस्ता है अमरीकी
माहिर हैं जनूबी एशिया के, जोशुआ वाइट जो व्हाइट हाउस में भी काम कर चुके हैं, पेंटागन में भी, उन्होंने ये जब सदर ट्रम्प ने जो कुछ अरेंज किया, जो मुदाखलत की यानी जो मुआवनत की, उससे पहले उन्होंने कहा था कि जब हमारे वज़ीर आज़म ने जो नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाया था, उस वक्त वाशिंगटन अलर्ट हो गया था क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को कमांड करती है। तो जो इस बात का सिग्नल था कि अगर हालात खराब हुए तो पाकिस्तान आखिरी हद पर भी जा सकता है। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है, जिस तरह मिसाइल के हमले हुए, जिस तरह सारा भारत ने खिलाफवर्जी की हमारी बैनुल-अक़वामी सरहद की, तो उसके बाद उनको पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया, असल में एक बात थी कि भारत खुद अपने बयानिया का शिकार हो गया। भारतीयों ने ये बयानिया बांध रखा था कि पाकिस्तान जो कहता है कि अगर जंग हुई तो जाहिर एक तवील जंग पाकिस्तान की माशी कमजोरी की वजह से उसको सूट नहीं करती, तो अगर हमें पुश किया गया तो हम बहुत तेजी से अपना हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो भारत ये कहता था और बिलीव भी करता था शायद कि पाकिस्तान के पास वो अहलियत ही नहीं कि अपने सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर सके। तो जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, उससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ अहलियत है बल्कि उसने उसका इस्तेमाल करके भी दिखा दिया। जाहिर है जब आप एक मिसाइल 15 ठिकानों पे किसी भी मुल्क में मार सकते हैं तो वो मिसाइल हर किस्म के हो सकते हैं, उस पर तो आप किस्म के हथियारों के साथ लगाते हैं। तो उसकी वजह से फिर वॉशिंगटन में बहुत तेजी से ख्याल हुआ कि अगर इसको यहाँ नहीं रोका गया तो ये न्यूक्लियर, जिससे खुद ट्रंप ने अपनी 2 दफा कहा, सऊदी अरब में भी कहा, वॉशिंगटन में भी कहा कि ये बहुत तेजी से न्यूक्लियर जंग में बदल जाएगी, और न्यूक्लियर जंग हो गई तो बकौल सदर ट्रंप के मिलियंस लोग मरेंगे, लाखों नहीं मिलियंस, यानी टेंस ऑफ लाख्स मरेंगे। तो ये जो एहसास था उसकी वजह से अमेरिका ने इतना फौरी और इस कदर दिलचस्पी ली इस मामले में। सही। अच्छा सर, जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रही थी ना कि आप हमेशा से बैलेंस्ड बात करते हैं, आप इन तमाम तर चीज़ों से कनेक्टेड भी हैं, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम बातें सुन रहे हैं, डिफरेंट तज्जियाकार भी बातें कर रहे हैं, अमेरिका की जानिब से भी हमें जो है ये बातें सुनाई दे रही हैं कि क्या भारत ने खुद राबिता किया था अमेरिका से कि ये सीज फायर हो जाना चाहिए, दरख्वास्त की थी? अब ये तो भारत ने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है, और अब वो भारत वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी और हम कहते हैं कि भारत ने की थी, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला देखें, इसको एक और एंगल से देखें, यानी पाकिस्तान एग्रेसर नहीं था, पाकिस्तान ने जारहियत नहीं की थी। एक दूसरी बात है कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान के लिए यही बहुत बड़ी फतह है कि पाकिस्तान ने उसकी जारहियत को रोक दिया। पाकिस्तान कभी भी इसके ख्वाब नहीं देखता था, जिस तरह के लोग हमारे यहाँ या इंतहा पसंद कहते हैं कि हम दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराएंगे वगैरह वगैरह। पाकिस्तान को अपनी लिमिटेशंस का पता था, तो सारी दुनिया ये समझती थी कि पाकिस्तान अपना दफा नहीं कर सकेगा, और पाकिस्तान ने अपना दफा किया, मौसर तरीके से किया। उनके जहाज मार गिराए, उनके ठिकानों पर मिसाइल मारे, उनका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो यही बड़ी फतह है कि पाकिस्तान ने मुदाफत की और कामयाबी से की। बिल्कुल ऐसी। अच्छा अनवर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर भारत की बात की जाए तो वो सीज फायर पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर भी आया, क्योंकि ट्रंप की हम जब ट्वीट्स देखते हैं तो एकदम से ट्रंप ये ट्वीट करते हुए पहले दोनों मुल्कों को शाबाश देते हैं, फिर अगले दिन जो ट्वीट आता है उसमें कश्मीर का भी जिक्र करते हैं, ट्रेड का भी जिक्र करते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो पाकिस्तान की तरफ से गई होंगी, क्योंकि इंडिया तो कश्मीर के ऊपर बात नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि इस दफा पाकिस्तान की तरफ से नहीं गई, इस दफा खुद ट्रंप ने इस पर दिलचस्पी ली है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान का जो बयानिया रहा है थ्रू और जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, और पाकिस्तान यहाँ हमारा जो सफारत खाना है, हमारे जो सफ़ीर हैं वो बहुत रहे, यूएन में जो हमारा मिशन है उसके जो सफ़ीर हैं हमारे वो बहुत मसरूफ़ रहे, और हर जगह जो यूनाइटेड नेशंस की जो सलामती कौंसिल है उसमें पाकिस्तान ने ये बात की, हर जगह पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर इस खित्ते का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। आपने देखा कि एक दहशतगर्दी हुई जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, उसके बावजूद भारत और पाकिस्तान अब एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, जंग के दाने पे खड़े हुए हैं। तो कश्मीर का मसला अगर हल नहीं हुआ तो आज नहीं तो कल किसी वक्त दोबारा ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, दोबारा हम जंग की तरफ जा सकते हैं। लिहाजा इस मसले को हल करना जरूरी है। इस बात को वाशिंगटन ने समझा और अच्छी तरह समझा, और इसके लिए सदर ट्रंप चाहते हैं कुछ करना। मसला यह है
कि भारत इस पे किसी से बात करने को तैयार नहीं। वो कहता है पाकिस्तान के बिल्कुल ऐसी है सर, भारत किसी से बात करने को तैयार नहीं है। अनवर भाई, आपने बड़े दूर ट्रैवल करने, अभी हमें खबर मिल गई थी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और योर सर अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बातें तो बहुत करने को थी, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं, अनवर भाई की लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाक भारत की कशीदगी के बाद क्रिकेट के मैदान से हमें बड़ी खुशखबरी मिली है। और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से पीएसएल के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। और बात ये तहरीर करने के लिए मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की जानिब से हालिया कशीदगी के दौरान 6 भारतीय तैयारे गिराने और पाकिस्तान का कोई तैयारा ना गिरने का तस्करा यूं किया कि लीग फिर से वहां से शुरू हो रही है जहां से रुकी थी। 6 टीमें और बिल्कुल खौफ कोई भी नहीं है, सिर्फ खौफ। हाँ, जीरो खौफ। हम एक बार फिर क्रिकेट के स्पिरिट का जश्न मनाने जा रहे हैं और तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने भी यही कहा है कि वो भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। बिल्कुल, हम तो सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। नजीब भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि पीएसएल 17 मई से दोबारा शुरू हो रही है, इसकी दोबारा बहाली को आप किस तरह से देखते हैं? है, मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो ये लगा कि क्विक रिस्पांस था। बीच में से पीएसएल का बंद होना, अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशन आ गई थी कि उसको बंद करना पड़ा। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या ये कंप्लीट भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, विंडो कहाँ मिलेगी बाकी मैचेस करने की। तो ये एक परेशानी की बात थी। तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्विक रिस्पांस लिया। जैसे ही हालात स्टेबल हुए, उन्होंने फौरन अनाउंस किया। और मोहसिन नकवी साहब ने खुद उस दिन, उनके हाथ में ट्विटर था, वो बार बार मैसेजेस कर रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे। और उन्होंने जो ट्वीट की उसमें उन्होंने बता दिया कि 17 तारीख से आगाज हो रहा है, 18 तारीख ओनली डबल हेडर गेम होगा। ये 17 से लेके 19 तक जो प्लेऑफ से पहले के मैचेस हैं, यानी कि ग्रुप के जो आखिरी मैचेस हैं, वो पिंडी में होंगे। प्लेऑफ्स सारे लाहौर में होंगे और फाइनल भी 25 मई को लाहौर में होगा। तो एक्साइटमेंट जो है वो दोबारा से बढ़ गई है और मजा आएगा। ये जरूरी था कि हम इसको प्रॉपर तरीके से सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है नजीब साहब कि एक्साइटमेंट बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ अब हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद ओवरसीज प्लेयर नहीं आ रहे हैं और उसका लीग पर कितना फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने ये तो बता दिया है कि डेविड वार्नर कराची किंग को ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह और भी खिलाड़ी होंगे जो ज्वाइन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को जो है उनका आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जिससे ज्यादा अफेक्ट होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि उनके पास न्यूजीलैंड के काफी खिलाड़ी हैं। उनको प्रॉब्लम होगी। इस तरह की टीमों को वो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी अपनी हुकूमत की देख के फैसला करेंगे। तो अभी तक यही खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे की प्लेयर्स, बहुत सारे ऐसे फॉरेन प्लेयर्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अपनी टीम के लिए प्ले करते हैं, वो मिसिंग होंगे। बट इन सर्कमस्टेंसेस में क्या कर सकते हैं? आपने इवेंट भी खत्म कराना है, आपने मैचेस भी कराने हैं, तो रिप्लेसमेंट में प्लेयर्स की खिदमत हासिल करेंगी टीमें। फ्रेंचाइज जैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स हेल्स को टीम में शामिल कर लिया है। तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर मिसिंग होंगे। वो वाला पार्ट तो रहेगा कि वो चार्म मिसिंग होगा, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। ये एक ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए थे कि अब बिल्कुल ऐसी है। इन सर्कमस्टांसेस कहीं से भी वो क्या कहते होते हैं कि काउंटर नहीं कर सकते। नजीब, मुझे ये बताइएगा कि कराची में मैचेस हुए, लाहौर में हुए, रावलपिंडी में हुए, ग्राउंड्स खाली थे, उस तरह से ग्राउंड भरे नहीं थे, लेकिन अब अवाम पाक भारत कशीदगी के बाद काफी पुरजोश नजर आ रही है। क्या बकिया मैचेस में ग्राउंड आपको भरे हुए नजर आ सकते हैं? कराची को तो इसमें मत मिलाइए, क्योंकि कराची का ना काम के पीछे भागदौड़ कुछ और ही रहती है। यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सिटी, लोगों को रोजगार की टेंशन रहती है। फिर सेंटर ऑफ द सिटी में ग्राउंड है, लोग ट्रैफिक से परेशान होते हैं। यूनिवर्सिटी रोड पता नहीं पिछले 2-3 साल से बनी रही है, तो उनको पता है कि यहाँ पे ना सब तरफ से एरिया चोक हो जाता है और हमें परेशानी उठानी पड़ेगी मैच देखने के लिए, तो वो उनसे नहीं होता। तो ये तो बात अलग हो गई कराची की। बाकी लाहौर और पिंडी में तो वैसे भी क्राउड आता है, और मुझे लगता है कि अब इस तमाम सिनेरियो के बाद
ये और ज्यादा जोश और जज्बे के साथ आएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो बचे हैं पीएसएल के, नजीब भाई, ये हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि कराची में जब भी मैं गया हूं ना, ग्राउंड के इर्द गिर्द का जो माहौल है वो कहीं भी हमें क्राउड का वेलकमिंग नहीं लगता। एक तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फिर क्राउड की खवारी बहुत ज्यादा है, फिर सबसे बड़ी बात कि आप ग्राउंड के अंदर गजल जाती है ना, क्योंकि मैं वहां पे गया हूं, वहां पे आपका व्यू ही नहीं है। जब आप जाएंगे आगे जंगले लगे हुए हैं, ऊपर वाली सीट पे बैठेंगे तो आगे आपके वो हर्डल्स हैं, तो फिर वो नजर ही नहीं आता उस तरह से। तो फिर लोग कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ दैट टीवी पे देख लेते हैं। टीवी पे देख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, और क्योंकि आपको फिर ये भी कुछ अच्छा होता है कि परफॉर्मेंसेस ऐसे होंगी। तो अच्छा नजीब साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह भी हम इससे पहले जिक्र भी कर रहे थे ओवरसीज प्लेयर्स के हवाले से, तो अगर उनकी गैर मौजूदगी होती है तो आपको क्या लगता है फिर किस किस टीम को ज्यादा फर्क पड़ सकता है? सबसे ज्यादा तो अफेक्ट होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। वो टेबल टॉपर्स भी हैं इस बार, कोई सोच नहीं रहा था कि वो जो शुरुआत हुई थी उनकी, बीच में उनको एक दो प्रॉब्लम्स ऐसी हुई थी, किसी को लग नहीं रहा था कि वो टेबल टॉपर बन जाएंगे किसी भी पॉइंट पे। वो पॉइंट्स टेबल को लीड कर रहे हैं, उनको बड़ा मसला होगा, क्योंकि अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है उसमें फिन एलन, मार्क चैपमैन, तो उनकी अदम मौजूदगी इनको थोड़ा परेशान करेगी। साथ साथ मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी प्रॉब्लम होगी। कराची के लिए मैंने आपको बताया डेविड वार्नर तो आ रहे हैं, अभी तक जेम्स विंस की कोई कंफर्मेशन नहीं है, उनका पता चलेगा। वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये किसी को भी पिक आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉम्पोजिशन जो टीम की बनती है वो सबको मिला के, आपके फॉरेन प्लेयर्स, आपके लोकल प्लेयर्स, आपके स्टार प्लेयर्स, ये सब मिला के एक कॉम्बिनेशन बनता है किसी भी फ्रेंचाइज का। वो डिस्टर्ब तो होगा, बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक ऐसा मसला है जिसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो उसका क्रेडिट जाता है, वो किसी तरह से मैनेज करके ये मैचेस फिनिश कर रहे हैं, और उसको ही हमने इसी तरह से देखना चाहिए। फॉरेन प्लेयर्स होंगे बिल्कुल ऐसी। अच्छा नजीब भाई, कराची की बात करना चाहता हूँ, आपका शहर भी है, आपकी टीम भी है, आप जिस चैनल में काम करते हैं बाय द वे उनकी टीम है, वार्नर की भी वापसी है, और मेरी इतलात के मुताबिक विंस भी वापस आ रहे हैं। सो कराची में शायद आपको बहुत ज्यादा अगर कमी महसूस होगी तो वो टीम सैफर्ड की होगी। दूसरी फ्रेंचाइजी की तरह आपके पास कैथर रिजाल नहीं होगा तमाम तर प्लेयर्स का। तो कराची किंग्स को कितना ज्यादा खतरनाक समझते हैं? आपकी क्या राय है? कराची वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कराची और फॉर दैट मैटर मैं कोयटा भी कहूंगा कि ये दो टीमें ऐसी थी जो जिनसे लोग इतना प्यार करते हैं और इतना बड़ी फ्रेंचाइज है, लेकिन ये पिछले कुछ 3-4 सालों से बहुत बुरा खेल रही थी। तो इनके लिए बहुत जरूरी था कि ये पूरी अपने आप को रिवैम्प करें, जो कि इन्होंने पिछले सीजन में भी कराची ने कुछ हद तक किया था, लेकिन पास गलतियां इतनी सारी थी कि टीम को ठीक करने में और एक बैलेंस बनाने में वक्त लगा। और इस सीजन में सब बहुत एक्साइटेड थे टीम को देख के कि जो जिस हिसाब से ड्राफ्ट में टीम बनाई थी ना। देखिए पीएसएल में बड़ा इस बार जो है ना बड़ा सिंपल रहा। दो टीमें जिन्होंने बड़ी अच्छी ड्राफ्ट की, उनमें आप आ जाइए कराची और कोयटा, वो आपको अलग दिख रही हैं। जिन टीमों ने बुरी ड्राफ्ट की जैसे कि पेशावर और मुल्तान, वो बॉटम पे हैं बिल्कुल। तो ड्राफ्ट को सही से यूज करना, ये नहीं कि अच्छा प्लेयर है तो मैं उठा लूं, आपकी टीम में वो कहां प्लेस हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होता है। आपके कॉम्बिनेशन में वो कहां आ रहा है। आप 4-4, 5-5 ओपनर लेके अच्छी टीम थोड़ी बना सकते। आपको देखना है मेरे पास ओपनर भी है, मेरे पास मिडिल ऑर्डर भी है, मेरे पास एंड में पावर हिटर्स भी हैं, मेरे पास फास्ट बॉलर्स भी है, मेरे पास स्पिनर्स भी हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो कोयटा और कराची का इतना शानदार था। नजीब साहब, जिस तरह से हाँ बिल्कुल, आपने जिस तरह से अभी बॉटम की बात की ना, तो मुझे फिर याद आ गया बाबर आजम। आपको क्या लगता है बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी क्या प्लेऑफ में पहुंच सकती है? होगी वैसे बहुत डिपेंड करेगा बाबर आजम पे, खुद पे उनकी कप्तानी पे, जो कि ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। पाकिस्तान टीम के साथ भी ऐसी थी और इस फ्रेंचाइज के साथ भी ऐसी है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि इन्होंने ड्राफ्ट में कैडमोर को लिया। टीकेसी पिछले 2 सीजन में इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, इस बार भी कुछ खास नहीं कर पाए। इनकी टीम में ओपनर्स ज्यादा हैं, कुछ समझ नहीं आता कि बैलेंस किस तरह से बनता है। ऊपर से कप्तानी भी अजीब सी होती है। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा बाबर आजम पे, साइम अयूब पे, जिन्होंने शुरू में और अब आखिर में भी जाके थोड़ी सी कुछ परफॉर्मेंस दी, बीच में तो वो बिल्कुल नहीं चल रहे थे। तो ये इनके ऊपर है कि अगर अपने हर मैच को, क्योंकि अब तो डू और डाई है, पहला ही मैच जो रीस्टार्ट होने के बाद है वो कराची किंग के साथ है। इस ब्रेक में उन्होंने क्या सीखा है अपनी गलतियों से, कितना
इम्प्रूव कर आ रहे हैं, मोमेंटम कराची की साइड था, क्या वो कीप अप कर पाएंगे? तो ये सिचुएशन उनके लिए डू और डाई वाली बनती जा रही है, अगर अच्छा करेंगे तो ही आगे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नजीब भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे ये बताइएगा साथ साथ कि आपने जिस तरह कहा ना कि कराची किंग्स की जाए या फिर इस्लामाबाद की मोमेंटम की बात, देखिए अब 7-8 दिन का ब्रेक आया है और डेफिनेटली बहुत सारी टीमों का मोमेंटम टूटेगा, बहुत सारी टीमें आपको मोमेंटम में आती हुई नजर आएंगी, वो कॉम्बिनेशन की बात होती है। आखिर में सर जस्ट मुझे आकिब जावेद के हवाले से बताइएगा। आकिब जावेद जो कि बतौर हेड कोच तो बहुत नाकाम रहे, उनके क्रेडिट में ये आता है कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत ली और वो भी विकेट्स कैसी बनाई थी आपको पता है। अब हेड कोच की उनकी नाकामी हो गई, लेकिन जिस तरह आपको भी पहले से मालूम था, मुझे भी मालूम था कि उनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस लगाया जाएगा। इस नाकाम परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस लगाना, इस हवाले से आपकी क्या राय है? और उन्होंने उनका पास्ट रिकॉर्ड भी बताता है कि इस तरह की पोस्ट को वो ज्यादा सूट करेंगे। देखिए उन्होंने ग्राउंड अप बिल्ड किया लाहौर कलंदर की टीम को। उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे जब लाहौर कलंदर हमेशा हारती थी, फिर क्या हुआ, बैक टू बैक 2 सीजन जीती। तो ये काम आकिब जावेद को आता है, तो वो यंग ब्लड को नरिश करना, उनको आगे सही ट्रैक दिखाना, उनको ग्रूम करना, ग्रूम करके पाकिस्तान टीम तक पहुंचाना, ये वाला काम वो अच्छा कर सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है। अब वो कैसे रिजल्ट्स देते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 एंड पाकिस्तान टीम, ये सब उनके विंग के अंदर आ जाएगी और वो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको देखेंगे और टैलेंट को अच्छी तरह से टेक केयर करने वाला काम। बिल्कुल ऐसे सो मच नजीब भाई, आपने हमें वक्त दिया और यकीनी तौर पे बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं नजीब भाई। मैं समझ रहा था कि शायद आकिब जावेद के ऊपर वो कुछ कमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनको सूट कर दिया। आप देखते हैं कि नजीब भाई की बात ठीक साबित होती है या नहीं होती। बिल्कुल एग्जैक्टली। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब अगर तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इस तरह का है कि इसमें प्रोडक्टिविटी हमें बहुत ज़्यादा कम नज़र आती है। पूरी कौम की बात की जाए तो हम क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक की बात करें, ए लेवल की बात करें या फिर किसी और मतलब यूनिवर्सिटी की भी बात करें, तो जो आपकी तालीम है ना गज़ल, वो आपको कहीं ना कहीं पे सिर्फ वही बात है कि नसाब तक ही रखती है। प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत कम होती हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। बड़ी दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसकी अगर काउंटर पार्ट पे हम देखें तो बाहर की तालीम इस तरह की तालीम है कि वही आपको जो पढ़ाया जाता है वो कहीं ना कहीं पे उसी शक्ल में अप्लाई होता हुआ नजर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसकी एप्लीकेशन उस तरह की नहीं है। इस तमाम तरह इशू पे बात करेंगे कि हम अपने तालीमी निज़ाम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, बेहतर बनाया जा सकता है। और हमें ज्वाइन किए इस वक्त डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अब किसी भी चीज़ की रूट्स को समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर ही हम आगे बात करेंगे कि हमारे बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टीचिंग मेथड बिटवीन पाकिस्तान एंड फॉरेन स्कूल्स? बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिकल के ऊपर चीजें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। थ्योरेटिकल के ऊपर बहुत ज्यादा जो हमारे तालीमी निज़ाम है वो थ्योरी के ऊपर ज्यादा बेस करता है। और जब हम फॉरेन में जाते हैं वो एक एक चीज, वो सिर्फ आपको गाइडेंस नोट्स देते हैं। वो गाइडेंस नोट्स देकर आपको कहते हैं ये बुक्स हैं, ये आपके पास इंटरनेट की रिसोर्सेज है, ये आपके पास जर्नल्स के रिसोर्सेज हैं, तो ये आपके पास लाइक डिफरेंट लेक्चर है, तो आप इसके ऊपर जाके डिस्कस करें और अपनी चीजों को फाइंड आउट करें। प्रैक्टिकली यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे हम लोग उस तरह प्रैक्टिकली चीजों को लेके नहीं चलते जितना हम फॉरेन के ऊपर लेके चलते हैं इसके। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर शाहिद नदीम साहब कि अगर हम अपने तालीमी निज़ाम की बात करें, इस पे अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सालाना बजट भी है, अच्छा खासा बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 2 तबकात भी कहीं ना कहीं पे प्रिवेल करते हैं। एक वो तबका है जो प्राइवेट स्कूल्स में जाता है, दूसरा वो तबका है जो सरकारी स्कूल में जाता है, और वो जो खलीज बचपन में पैदा हो जाती है वो मरते दम तक वो नज़र आती है, वो डिफरेंस नज़र आता है। तो इसको किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं? बाहर मुल्कों में इसको काउंटर किस तरह से किया गया? और बाहर के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, फॉर एग्जांपल आपके लिए डिफरेंट असाइनमेंट्स हो रही होती हैं, आपके लिए डिफरेंट जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनके लेक्चर्स आपके लिए वो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपकी वो टीम वर्किंग के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कि आपको वो कभी ये बहुत कम कोर्सेज के अंदर है कि आप एज ए सिंगल उसको असाइनमेंट जमा करवा रहे होते हैं, आपको एज ए ग्रुप वर्क बहुत ज्यादा वो आपको टाइम देते हैं, एज ए ग्रुप वर्क आपको टास्क बहुत देते हैं आपको। उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काफी इंप्रूव हो जाता है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप जब 3-4 लोग मिलकर वर्किंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर, तो उसके अंदर काफी सारी रिसोर्सेज होती हैं जो वो आपको एक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दे रहे होते हैं कि आप इसके ऊपर काम करें, और आप जितना मेहनत कर सकते हैं, जितनी आप आपस में अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं तो वो करें। उसका फायदा क्या होता है बेसिकली कि उसके आपका जो बेसिकली नॉलेज बहुत इंप्रूव हो जाता है, आपकी जो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे जो मसला यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे उस तरह काफी क्लासेस के अंदर उस तरह के जो एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते, उनके लिए बहुत कम आपके पास क्रेडिट आवर होते हैं जो कि यहाँ पे हम काम करते हैं। अगर मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान के अंदर आपको डे 1 से इस तरह की एक्टिविटीज में लगाया जाए जिससे आपकी फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, आपको लाइक टीम के अंदर काम किया जाए, टीम वर्किंग इसके अंदर हो, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। जब हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, वो क्या करते हैं कि जब हमें क्लियर डिफरेंस नजर आता है, अगर एक बच्चा ए लेवल स्कूलिंग से आ रहा है, एक बच्चा जिसने यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लिया है, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल डिबेट्स की हैं, उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज की हैं, तो उनका डिफरेंस और जो जिन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर, उनका क्लियर डिफरेंस नजर आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर के लिए, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट और जितनी स्ट्रांग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उतना ही आपके लिए आगे ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से जिन डिफरेंसेस का आपने जिक्र किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर इसके साथ आपने ये भी कहा कि जैसे हसनैन ने भी पहले बात की थी कि हमारा उतना बजट होता है लेकिन इन रिटर्न वैसा हमें रिजल्ट नहीं मिलता बच्चों की तरफ से। फिर हम अगर मज़ीद कुछ अगर हम गहराई में जाएँ तो बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन मुझे ये बताएँ कि जिस तरह से हमने टीचिंग मैथड्स को भी डिस्कस किया, कितना डिफरेंस उसमें भी है कि ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है करियर अपॉर्चुनिटीज़ में, जो लोग फिर इस तरह से डिसीजन लेते हैं कि हमें बाहर नहीं यहाँ पे पढ़ना चाहिए, यहाँ नहीं बाहर पढ़ना चाहिए, फिर जब वो वापस अपने मुल्क आते हैं तो कितनी ज्यादा इफेक्ट होता है उनकी करियर के हवाले से। देखिए करियर के हवाले से तो बाहर की जो फॉरेन एजुकेशन है वहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंट्री से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, आप उनके साथ एज ए मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप बाहर जाते हैं तो आपके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज दी जाती है। कभी आपको कोई इशू हो, आप स्टेट वे यूनिवर्सिटी से बात करें, वो आपके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जनरेट करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ जब वो वापस आते हैं आप लोग यहाँ पे, तो उनको उस तरह वो रिसोर्सेज नहीं मिलते उस तरह वो, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे आपको आएंगे अप्रूवल्स का सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको अगर कोई आपने प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है, और अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान किसी और कंट्री के साथ, वहाँ पे जो अप्रूवल सिस्टम है इज वेरी फास्ट। आपको इवन यू डोंट नीड टू गो एनीवे, आप ईमेल करें उसको फौरन रिप्लाई आता है, आप कॉल करें हर आपको रिप्लाई आ रहा होता है। कोई आप रिसोर्सेज डिस्कस करें, आप उनको कोई प्लान दें, वो आप उसको जो भी आप अपने सुपरवाइजर से उसी वक्त आपको वो गाइडेंस देनी शुरू कर देते हैं कि उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और वो डिपार्टमेंट्स इतने इफेक्टिव हैं कि आप कोई बात उनसे करें जाके कि हमें ये वर्किंग करनी है, हमें इस टॉपिक ऊपर बात करनी है, हमें रिसर्च के टॉपिक ऊपर बात करनी है, तो उसका रिप्लाई आपको विद इन आवर्स आता है कि जी ठीक है आप ये चीजें करें। सुपरवाइजर के साथ अगर आपकी मीटिंग है, वो आप मीटिंग फॉर एग्जाम्पल 1 आवर की है, तो 1 घंटे के अंदर आपने उनको चीजें एक्सप्लेन करनी है और उसका सोल्यूशन देना है आपको कि इसको इस तरह लेके चले, और उसको कंटिन्यूसली चेस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे फॉलोअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होता है उतने ही रिजल्ट्स उस कंट्री के बहुत ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे जो फॉलोअप है, फॉलोअप काफी वीक होता है यहाँ पे। अगर आप एक काम करते हैं तो उसको होते होते बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो बेसिकली काम करने की थिंकिंग कहते हैं कि वो बहुत पीछे चली जाती है। शायद साहब क्विकली मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी एक दिन अमेरिका में आती है, दूसरे दिन पाकिस्तान में होती है, लेकिन क्या वजह है कि वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है हमसे बेहतर है? इन खामियां तो आपने भी डिस्कस की, हम भी डिस्कस करते हैं। इन चैलेंजेस को, इन खामियों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से दूर कर सकती है? देखिए सर, पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ट्राई कर रही है कि आईटी के ऊपर वर्किंग की जाए, और वो इसको ऐड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। लेकिन इसके लिए जो आपके कोर्सेज हैं, जो आपके कोर्स मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर ये चीज़ों को काफ़ी इम्प्रूव किया जाए और उसको ऐड किया जाए प्रॉपर एज ए सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइक कंप्यूटर स्किल्स हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो एक बेसिक चीज तक तो वो हमारे यहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने उसको आगे लेके चलना है तो उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते उसके ना, तो ना उसके पास उतनी स्किल्स होती है, ना उसके पास उतनी गाइडेंस होती है। तो इसके लिए मेरे ख्याल के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए,
अगर किसी को कोई इश्यू है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल जिसको इंग्लिश के अंदर बोलने में मसले आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जिनसे बच्चों को फायदा हो और बहुत से लूप होल्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है हमारा जिसमें हम बात करने वाले हैं 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग इन्वेंटर जिन्होंने ये तैयार किया है, किस तरह से तैयार किया है। लाहौर ने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस ग्रीन बटन जिसकी मैं बात करी हूँ 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग इन्वेंटर हैं ये, जिन्होंने ग्रीन बटन बनाया है। इसके पीछे क्या कुछ स्टेप्स हैं, किस तरह से ये बना है। पैदल चलने वालों के लिए रोड क्रॉस करना नहायत आसान हो गया है। और हमारे साथ आज मौजूद होंगे वकार असलम साहब जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है और इसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है बेसिकली, और लाहौर में किन जगहों पर नस्ब किया गया है और आम शहरियों के लिए ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके बाद ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ किस हद तक कम हुई हैं। तो ये वो छोटे छोटे सवालात हैं जो जानेंगे आज। बिल्कुल ऐसी है। वकार असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, डायरेक्टर इफिक इंजीनियरिंग एंड डिजाइन हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह गजल ने अपने इंट्रो में बड़ा खूबसूरत इंट्रो इन्होंने दिया कि आपने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया, एक जबरदस्त आपने ये इकदाम किया है। ये इनिशिएट किस तरह से हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट किस तरह से इन्वॉल्व हुई, और ये किन किन एरियाज में गजल ने कहा कि वहां पे आप इंस्टॉल कर चुके हैं? ये अस्सलाम वालेकुम। सीएम साहबा का एक विजन था कि सस्टेनेबल, अब जो भी डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए, रादर देन ये कि जहाँ जरूरत है वहाँ हमारी ग्रेड सेपरेशन भी हो, फ्लाईओवर अंडर पासिस, लेकिन उससे ज्यादा पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली मूवमेंट पे भी तवज्जो दी जाए। अगर आप देखें कि पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस तो बना दिए जाते हैं, कोई एक्सप्रेस वे रोड हो तो उस पर तो चले क्रॉसिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल रोड आपकी होती है उस पर नॉर्मली पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस लोग यूज नहीं करते। उसकी एक रीजन ये है कि एक तो वो 50 to 60 स्टेयर्स होती हैं, आपने वो ऊपर जानी है, उसके बाद क्रॉस करना है और फिर नीचे आना है। तो यंग बंदा तो फिर भी चलो शायद गुजर ले, जो एल्डरली पीपल है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली मोस्टली हमारे ये स्टील स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, तो जितनी हमारी गर्मी पड़ती है गर्मियों में, तो उसको पकड़ना स्टील को वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि वो भी मुश्किल होता है, और लोग प्रेफर नहीं करते कि ब्रिजेस को यूज करें। इसलिए आप देखेंगे नॉर्मली स्पेशली गर्मियों में ब्रिजेस वगैरह पे कोई लोग अंटल अनलेस की बहुत मजबूरी ना हो तो वो नहीं करते हैं क्रॉस के जरिए। इंटरनेशनली ये ट्रेंड देखा गया है कि स्पेशली सिटीज के अंदर कि जहां जहां पेडिस्ट्रियन वॉल्यूम ज्यादा है, लोग प्रेफर करते हैं कि एट ग्रेड क्रॉस कर दें। एक तो डिस्टेंस शॉर्ट होता है, फिर वो सेफली क्रॉस कर लेते हैं। असल में हमारे यहाँ अलमिया ये था कि हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो व्हीकल ओरिएंटेड तो होती है, लेकिन वो पेडिस्ट्रियन ओरिएंटेड उसमें कम कंपोनेंट्स होते हैं। बिल्कुल। तो हम अब जितने भी अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें फोकस हमारा ये था कि पेडिस्ट्रियंस की तरफ ज्यादा फोकस किया जाए। जितने भी रोड्स नहीं बने उसमें मिनिमम फुटपाथ वगैरह अराउंड मिनिमम भी 6 फीट से 8 फीट तक आपने उसमें फुटपाथ रखे हैं ताकि लोग उस पर चल सकें, और अदर देन दैट बाकी जितनी फैसिलिटी है क्रॉसिंग पे वो दी जा सके। अब ये भी नहीं है कि आप हर जगह से क्रॉसिंग करना स्टार्ट कर दे, तो उनको एक डेडिकेटेड जगह दी जाए ताकि वो डेडिकेटेड जगह से सेफली क्रॉस कर सके। उसमें हमने ये किया कि जी वकार आप बताएं। इसके लिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि एक पायलट प्रोजेक्ट पहले किया जाए, उससे हम लर्न करेंगे कि क्या हमें नतीजा मिलता है, ताकि उसको या इम्प्रूव करना है उससे कुछ चीजें या कुछ चीजें देख के हम उस पे इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर उसके रिस्पॉन्स की बेस पे फिर हम अगर उसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम बाकी इंटरसेक्शंस पे भी इम्प्लीमेंट करें। अभी फिलहाल हमने ये पायलट प्रोजेक्ट किया था लाहौर में फैसल चौक पे, ये जिसको चेरिंग क्रॉस वगैरह भी कहते हैं, उस पे हमने ये किया क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक काफी ज्यादा थी। तो उसमें हमने एक ये चीज ये की प्रोजेक्ट के अंदर कि एक तो हमने ओवरऑल सिग्नल्स की अपग्रेडेशन की। पहले अगर आप देखेंगे हमारे नॉर्मली सर्कुलर सिग्नल होते हैं, हमने इसको स्क्वायर में लेके आए, लाइट के डिजाइन चेंज किया, उसको विजिबिलिटी इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है, उसको स्क्वायर करके उसको येलो कलर का अमेरिकन उसको एक स्टैंडर्ड्स की लुक दी। फिर जहाँ पोल्स न्यू ऐड होने थे, विजिबिलिटी नहीं थी, प्राइमरी सेकेंडरी पोल्स वो ऐड किए। अदर देन दैट हमने पेडिस्ट्रियन का कंपोनेंट डाला, एक तो पेडिस्ट्रियन सिग्नल के साथ जो क्रॉसिंग पे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर मिड पोर्शन है उसमें हमने पेलिकन क्रॉसिंग जिसको कहते हैं या पुश बटन सिग्नल भी कहते हैं, वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि वो आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको एक सर्कल ट्रैफिक का पूरा होगा, तो फिर वो सारी ट्रैफिक रुक जाएगी और फिर आपकी सिग्नल ग्रीन हो जाएगा।
और आप वो क्रॉस कर सकते मतलब हैं। उससे फिर ये होगा फायदा कि जितने भी लोग, मतलब कोई भी इमरजेंसी है या फिर कोई माजूर लोग हैं तो उनको रास्ता आसानी से मिल जाएगा बटन को पुश करने से। जी बिल्कुल, बटन पुश करने से दो कंपोनेंट है। एक तो ये कि जब सिग्नल रुकेगा, अगर खाली उस साइड की ट्रैफिक क्रॉस करनी है तो वो भी क्रॉस कर सकेंगे, और अगर आपने मेन ब्लॉक में भी क्रॉस करना है कि एक साइड पे या जंक्शन की दूसरी साइड पे जाना है, तो वो बटन प्रेस करने से अब आपको सेफली एक पूरा फेज मिलेगा। उसमें ये कि ट्रैफिक मूव नहीं करेगी और आप सेफली क्रॉस कर जाएंगे। और उसमें इंडिकेटर्स हैं, उसमें सामने लाइट्स के अलावा नीचे टाइमर्स भी दिए हुए हैं कि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि मेरे पास कितने सेकंड है क्रॉस करने के लिए और मैं कितने सेकंड में करना है। फिर लाइट जब आप थोड़ा टाइम रह जाएगा, 2-3 सेकंड, वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैंने जल्दी से क्रॉस करना है। ये तो बहुत अच्छा है असलम, ये तो बहुत अच्छा है वकार असलम साहब। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी अवाम को हमने एजुकेट किस तरह से करना है? वो तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जाके गाड़ी पार कर देते हैं सर। और इसका कंट्रोल सबके पास होगा, पुश करने वाला बटन जो है? जी मैं आपको इसमें बताता चलूं, ये पुश बटन ये नहीं है कि मैं आऊं और 10, हमने हर चीजें इसको इनकॉर्पोरेट किया है कि आप बार बार प्रेस करी जाएं तो ट्रैफिक रुक जाए, क्योंकि ट्रैफिक भी चलानी है। तो उसमें ये है कि आप जब भी बटन प्रेस करेंगे तो सिग्नल अपनी चारों साइड्स को, अगर जिस तरह ये 4 लेग जंक्शन है, एक अपना फेज पूरा करेगा, उसके बाद आपको बारी देगा। ये नहीं कि अभी आप एक फेज किसी और ट्रैफिक का चले और आप प्रेस कर दें फिर ट्रैफिक रुक जाए। तो हमने दोनों चीजों को देख के, ये चीजें हमने जहन में रख के इसकी फेजिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह इस तरह की हुई है कि आप आएंगे, पूरा फेज एक ट्रैफिक का पूरा होगा, फिर आपको फेज मिलेगा। सेकेंडली जो आप बात कर रहे हैं, हमने नीचे जो स्टॉप लाइंस हैं उसके अंदर भी हमने लाइट्स लगाई हैं, ताकि रात के वक्त भी अगर आपकी रेड लाइट होती है तो वो स्टॉप लाइन पे भी रेड होती है। तो हमने ये देखा है रिस्पॉन्स कि बहुत से लोग जब से ये आया है वो लाइन से, जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे उन्होंने गाड़ियां स्टॉप करना शुरू कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि लाइट्स वगैरह चल रही है, कुछ ना कुछ है। ऑब्वियसली फॉर इम्प्लीमेंटेशन हमें सेफ सिटी की भी जरूरत होगी कि चलाने, और वो उसकी जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली इन्फोर्समेंट डू मैटर्स, बल्कि इन्फोर्समेंट अगर स्ट्रांग होगी तो और भी इंकरेज होते हैं। लेकिन हमने थोड़ा ओवरऑल देखा भी है कि लोगों ने जब ये देखा है कि लाइट्स वगैरह लगी हैं, बुलार्ड लाइट्स हैं, अगर आप देखें कि आपने स्टॉप लाइन्स के ऊपर भी की हुई है, जैसे रेड है तो रेड होगा, ग्रीन है तो ग्रीन है, तो उसको दूर से विजिबिलिटी हो जाती है। प्लस हमने फुटपाथ पर भी विजिबिलिटी की है, प्लस जो फुटपाथ वाला एरिया है वो हमने ब्लू कर दिया हुआ है। तो मिनिमम जितना एरिया है वो उसको आइडेंटिफाई भी कर दिया हुआ है, ताकि ओवरऑल जंक्शन की इंप्रूवमेंट भी हो जाए, अपग्रेडेशन भी हो जाए, और ब्यूटिफिकेशन भी एक किस्म की हो जाएगी। तो हमें रिस्पॉन्स किया। प्लस इसमें हमने एक प्रोजेक्टर लाइट का भी एक्सपेरिमेंट किया है कि अभी के आप अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हैं तो जब आप प्रोजेक्टर लाइट पड़ रही हो, अगर स्टॉप होगी, ट्रैफिक रुकी होगी, तो पास का वो आपको वो देगा, साइन देगा वो प्रोजेक्शन, और अगर वो आपका सिग्नल ऑफ हो जाएगा तो फिर वो आपको स्टॉप करने को कहते हैं। तो ये हमने 3-4 ऑप्शन इसके अंदर रखी हुई। सही वकार, इससे अब बहुत से लोग जो वायोलेशन करते हैं और एक्सीडेंट वगैरह में भी काफी हद तक आसानी पैदा हो गई है। कितना हेल्पफुल रहा है, मुझे शॉर्टली ये बताइएगा। देखें अभी आहिस्ता चल रहा है, हम एजुकेट भी साथ साथ कर रहे हैं लोगों को। लेकिन ये है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत से लोग जो पहले स्टॉप लाइन के ऊपर या ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हो जाते थे, वो अब थोड़ा पीछे होके खड़े हो रहे हैं। तो उनको पता है कि ये एरिया हमारा नहीं है, ये लाइट्स लगी हुई है, ये एक हमारी बाउंड्री है, हमने इससे दूर रहना है, और जब सिग्नल खुलेगा तभी हमने क्रॉस करना है। तो अगर आप देखें तो अभी हमने, हालांकि अभी कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं की, लेकिन अभी अवेयरनेस कैंपेन नहीं की, लेकिन आप ये अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे, लोगों को मजीद एजुकेट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। वकार असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो 3D ज़ेब्रा पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट आया, लेकिन ये अच्छी बात है कि आ गया है ना, लोगों के लिए आसानियां पैदा हो गई हैं। और इसी के साथ सुबह की सोच से मुझे, हसनैन को, हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, क्योंकि आज सुबह की सोच में बहुत कुछ था। और वंस अगेन जाते जाते भी मैं आपको बर्थडे विश कर देती हूँ। और कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक्स के साथ, नए सब्जेक्ट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।